नमस्कार, 5 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 2298 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 28,268। अब तक 4,30,962 मरीज ठीक हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे कोरोना के सावधानी की ज्यादा जरूरत है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 28,268 हो चुकी है। अब तक 4,30,962 मरीज ठीक हो चुके हैं यूपी में। ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे कोरोना के केस, अब सावधानी की ज्यादा जरूरत है। यही वो समय है जब लोगों का मिलना जुलना आपस में बढ़ सकता है और संक्रमण फिर से फैल सकता है। इसलिए इस समय हमें बहुत सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोविड के दौरान जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जैसे कि बार बार साबुन पानी से हाथ को धोते रहना, मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, दुपट्टे, गमछे से ढककर रखना, लोगों से दूरी बनाना, इसका प्रभाव हमने दूसरे संचारी रोगों पर भी देखा है और देखने को मिल रहा है। उसकी संख्या में लगातार जो गिरावट देखने को इस साल मिली है, वो पिछले साल के तुलना में बहुत ज़्यादा गिरावट है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं तो 22 अक्टूबर तक पिछले वर्ष जो डायरिया के मामले आते हैं, बच्चों में जो डायरिया के केसेस होते हैं या बड़ों में, पिछले वर्ष 22 अक्टूबर तक 790 केस रिकॉर्ड किए गए थे प्रदेश में और इससे 16 मौतें हुई थी। इस वर्ष 22 अक्टूबर तक 790 की तुलना में केवल 40 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं डायरिया के और एक भी मृत्यु नहीं हुई है डायरिया से। इसी प्रकार अगर हम मीजल्स की बात करें, खसरा होता है, मीजल्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल 22 अक्टूबर तक 243 केस रिकॉर्ड किए गए थे और 2 मृत्यु भी रिकॉर्ड की गई थी। इस वर्ष 22 अक्टूबर तक 243 की तुलना में मीजल्स का सिर्फ 1 केस रिकॉर्ड किया गया है और एक भी मौत नहीं हुई मीजल्स में। पिछले वर्ष 22 अक्टूबर तक चिकन पॉक्स के 503 केस रिकॉर्ड किए गए थे और 2 मौतें हुई थीं। इस वर्ष इसी अवधि में 503 के मुकाबले सिर्फ 12 केस रिकॉर्ड किए गए हैं और एक भी मृत्यु नहीं हुई है। पिछले वर्ष H1N1 के 22 अक्टूबर तक 2082 केस रिकॉर्ड किए गए थे और इससे 34 मौतें हुई थीं। इस वर्ष इसी अवधि में 2082 की तुलना में H1N1 के केवल 252 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 34 की तुलना में केवल 12 मृत्यु उससे हुई है। तो जो हमारा जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो हाथ हम बार बार धो रहे हैं, और ये जो है हाथ धोना, ये केवल हमें कोविड से नहीं बचा रहा है, बल्कि आपने देखा डायरिया से कितने बड़े पैमाने पर बचा रहा है और जो इससे मौतें होती थी वो कितने बड़े पैमाने पर नियंत्रित हो रही हैं। आपने देखा कि H1N1 कितने बड़े पैमाने पर नियंत्रित हुआ। H1N1 का भी वही रास्ता है जो कि कोविड का है। जब आप मुंह और नाक को ढकते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, तो आप H1N1 से भी बचते हैं और भी तमाम तरह की बीमारी जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, आप ट्यूबरकुलोसिस से भी बचते हैं अगर आप मुंह और नाक को ढकते हैं और लोगों से दूर रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस साल कम्युनिकेबल डिजीजेज में काफ़ी कमी आई है। इस समय सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए भी है कि शुरू में ये जो बीमारी है कोरोना वायरस की, कोविड की, ये अर्बन सेंट्रिक थी, अर्थात जहाँ जो शहर हैं, हमारे बड़े शहर या जो शहर हैं, उसमें ही ये बीमारी दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब जो है, जो केसेस आ रहे हैं, वो हमें गांव के क्षेत्र से भी कुछ केसेस मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये इसका प्रसार हुआ है और हमें उन्हें बचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों को सजग रहकर, सावधान रहकर, ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पर संक्रमण न फैलने पाए। और त्योहारों के मौसम में विशेष करके हम सबों को सावधान रहना है कि संक्रमण किसी भी प्रकार से न फैलने पाए, ताकि किसी भी प्रकार के जो भी पैंडेमिक होता है, उसमें अक्सर देखा गया है, कई देशों में भी देखा जा रहा है, और इसके पूर्व के जो पैंडेमिक्स हुए हैं, जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें भी देखा गया था कि बहुत बड़ा सेकेंड वेव आया था। तो सेकेंड वेव ना आने पाए, क्योंकि हमारे पास अब बचाव के तरीके हमको मालूम है, बहुत सारी जानकारी है,
सेकेंड वेव ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। जब भी आप ऐसी सतहों को छुएं जिन्हें दूसरों ने भी छुआ है, जिसको आप नहीं जानते कि किन लोगों ने उन सतहों को छुआ है, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करिए ताकि आपके हाथ पर कोई भी विषाणु न रहे। जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाइए, अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। और विशेष करके त्योहारों के मौसम में जब बहुत लोग बाहर निकलेंगे तो इसका मास्क ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। किसी प्रकार के लक्षण आए तो छुपाइए मत। ये रोज हम लोग देख रहे हैं, हालांकि मृत्यु की संख्या प्रदेश में बहुत कम हो गई है, लेकिन जो हम एनालाइज करते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इसको छुपाया, जो अपने घर पर बैठे रह गए और जिन्होंने जांच नहीं कराई, हमारी सर्वेलेंस की टीम गई आपके घर पर। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें सर्वेलेंस की टीम गई, उसको कह दिया कि हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, और 3 दिन के बाद उसी घर से जाकर के सांस फूल रही है, भर्ती होते हैं, और 2 दिन में उनकी फिर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। जब हमारी सर्वेलेंस की टीम आपके घर पहुंची थी तो आपको बता देना चाहिए था कि बुखार आ रहा है या खांसी हो रही है, तत्काल आपकी जांच हो जाती, कोई बात नहीं होती, आप अस्पताल जाते, 10 दिन में ठीक होकर अपने घर आते। तो बीमारी को किसी भी तरह से छुपाइए मत, तत्काल आपकी अपनी जांच करवाइए, इलाज करवाइए। जांच और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए किसी प्रकार का संकोच मत करिए। इसमें कोई हीन भावना नहीं है, कोई लज्जा की बात नहीं है, न ही कोई अगर संक्रमित हो तो उसके प्रति कोई दुर्भावना लाने की बात है। हम सब प्रयास करके, मेहनत करके, एक दूसरे का सहयोग करके इस संक्रमण को प्रदेश में बिल्कुल नियंत्रित रख सकते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों के अंदर 2298 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। एक्टिव केस 28,268 हैं उत्तर प्रदेश में। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है लोगों से अपील करते हुए कि छुपाएं नहीं किसी भी तरह के लक्षण को। खबर जम्मू कश्मीर से। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर जहर उगला है। धारा 370 के लिए खून बहाने को तैयार हैं। धारा 370 वापस लेकर रहेंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर का झंडा उठाऊंगी, धारा 370 की वापसी तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा मुफ्ती फिर से जहर उगल रही हैं। एक बार फिर से जहर उगलते हुए कह रही हैं कि धारा 370 वापस लेकर रहेंगे, जम्मू कश्मीर का सिर्फ झंडा उठाऊंगी, धारा 370 की वापसी तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर से जहर उगला है। धारा 370 की वापसी की बात कह रही है, कह रही कि जब तक धारा 370 की वापसी नहीं होती तब तक मैं झंडा नहीं उठाऊंगी, धारा 370 वापस लेकर ही रहेंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती लगातार किस तरीके से जहर उगल रही हैं। जब से ये बाहर आई हैं तब से लेकर अब तक ऐसे न जाने कितने ही मौके हो चुके हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती बार बार यही बातें कर रही हैं। एक तरफ सब कुछ शांत है, एक तरफ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें वहां अब ये कोई बात नहीं करता, लेकिन महबूबा मुफ्ती जब से बाहर आई हैं वो सिर्फ यही बातें कर रही हैं। आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से बोल रही हैं, हर जगह फेल हो जाते हैं तो कश्मीर में क्या। पीडीपी नेता ने कहा जब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आते हैं तो हम बांग्लादेश से भी पीछे, चाहे बेरोजगारी हो या फिर कोई और मुद्दा, ये सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई। जब ये हर जगह फेल हो जाती है तो इन्हें कश्मीर और आर्टिकल 370 की याद आती है। शुक्रवार को पीएम मोदी की बिहार के सासाराम में चुनावी रैली थी। अगले हफ्ते होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले ये उनकी चुनावी रैली थी और इसमें उन्होंने धारा 370 की बात कही कि हमने जो फैसला लिया हम उस पर वापस नहीं आएंगे, देश वापस नहीं आएगा। लेकिन महबूबा कह रही कि हम तो धारा 370 को वापस लेकर रहेंगे। ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, धारा 370 को वापस लेकर रहेंगे, तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी महबूबा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद महबूबा के लिए बेहद शर्मिंदगी का समय है। मुझे लगता है उन्हें अपने बयान पर खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर वो तिरंगा नहीं उठा सकती तो हिंदुस्तान में सियासत करने का उन्हें हक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पीडीपी चीफ, जो खुद अगर देखा जाए बीजेपी के साथ मिलकर के ही कभी सरकार बनाई थी, तब उन्होंने किस एथिक्स के साथ सरकार बनाई थी। दूसरी बात ये कि 370 अब खत्म हो चुका है, वो अतीत की बात हो गई है। और अगर वो अपनी सियासत इस 370 में
देख रही हैं या खोज रही हैं तो बेहद ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, एक बयान की 370 के लिए अगर खून बहाना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। इसका मतलब इतने सालों तक अगर कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी रही, इतने सालों तक अगर वहां पर आतंक के नाम पर जो है कश्मीर में जमहूरियत के नाम पर अगर खून बहा, तो क्या उसकी जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं महबूबा या फिर वो दूसरे सियासी दल नहीं थे जिन्होंने इसको प्रवोक किया? और अब जब अमन चैन कायम हो गया है कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर, तब उसे एक बार फिर जो है वहां पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। लंबे समय बाद अभी उनकी जो है रिहाई हुई है, अभी वो नजरबंदी से बाहर निकली हैं, लेकिन निकलने के साथ ही जिस तरह से वो जहर बुझे बयान दे रही हैं, उसके बाद इतना तो तय है कि जल्द ही उनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अच्छा, सवाल ये भी है ब्रजेश कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो जिस तरीके से खून बहाने की बात कहती है, 370 को वापस लेकर आएंगे, तमाम बातें कहती हैं, क्या वाकई वो अब इस माहौल में अपनी राजनीति को इन तमाम मुद्दों को लेकर जिंदा रख सकती हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है पूजा की, चाहे वो पीडीपी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये सभी कहीं ना कहीं वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर रहे हैं उनकी फंडिंग के साथ ही पलते और पोसे जाते रहे हैं। और ऐसे में अब इन्हें अपनी, अगर चूंकि सियासी दुकान बंद हो जाएगी तो अपनी सियासत को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस तरह के बयानों के जरिए कश्मीर में अपने आप को उस तबके के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो तबका अभी भी बीजेपी या केंद्र सरकार के से नाखुश है। लेकिन सवाल ये कि आपकी नाखुशी हो सकती है, लेकिन क्या देश विरोधी बयानों के साथ आप इस देश की सियासत के अभिन्न हिस्से बन सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके के बयान महबूबा मुफ्ती द्वारा आ रहे हैं, ये बयान कम से कम केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि केवल सेपरेटिस्ट लीडर पर आपको कार्रवाई करने तो दोनों ही तरीके से फायदा लेना चाहती हैं। अगर फिर से कार्रवाई स्वरूप इनको नजरबंद कर दिया गया तो ये सिंपैथी वोट मांगेंगी, तभी सिंपैथी मांगेगी, देखिए हमने आपके हकों की बात की और हमें नजरबंद कर दिया गया एक बार फिर से। और अगर नजरबंद नहीं होती है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, तो सिलसिलेवार तरीके से यही बयानों के जरिए अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश करें। जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उन मुद्दों को रेलेवेंट बनाए रखना चाहती हैं। पूजा, वो वक्त चला गया जब सिंपैथी के जरिए आप कश्मीर या घाटी के अंदर अपनी सियासत को जीवित कर सकते हैं। आज घाटी के लोग भी ये महसूस करते हैं कि डेवलपमेंट वो हिस्सा है इस देश से अछूता रह के, अगर भारत सरकार से अछूता रह करके कश्मीर ने क्या कीमत चुकाई है वो सबको मालूम है। अब हर कोई चाहता है कि वहां बुनियादी चीजों का विकास हो, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुनर्बहाली हो उनकी। और इसीलिए अब कम से कम महबूबा मुफ्ती या दूसरे अन्य लीडर्स के बहकावे पर घाटी के जो है जो आम जन है वो नहीं आने वाले हैं। तो कम से इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी असलियत जरूर बता रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए ब्रजेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने इस वक्त अपनी ताकत झोंक दी है। 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। यूपी में 7 सीटों के लिए सीएम योगी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। टूंडला विधानसभा सीट पर सीएम योगी ने प्रचार किया। बीजेपी के मुकाबले सपा, बसपा, कांग्रेस प्रचार में बहुत पीछे हैं। अब तक कांग्रेस, सपा और बसपा के बड़े नेताओं ने कहीं प्रचार नहीं किया है। मायावती बिहार जा रही है प्रचार के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए कोई चुनाव प्रचार नहीं। कांग्रेस, सपा, बसपा के बड़े नेताओं ने अब तक कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। यूपी विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी है और सीएम योगी ने बीते दिन टूंडला विधानसभा में प्रचार किया था। इसके बाद हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने जनता से बातचीत की, देखिए। फिरोजाबाद के टूंडला में उपचुनाव होना है। आज योगी जी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रत्याशी जो है उसके समर्थन में सभा कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं ठाकुर वीर सिंह उस कॉलेज में, उस प्रांगण में जहां मुख्यमंत्री इस समय सभा कर रहे हैं। जनता का क्या मिजाज है इस चुनाव को लेकर, पूरी सीधी बात करते हैं। और यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल मेरा नाम है, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हूँ, महानगर फिरोजाबाद से। पंकज जी, चुनाव हो रहा है और ये चुनाव अल्प समय के लिए, एक साल के लिए, तो क्या लगता है कि जनता की जो समस्याएं वो दूर हो सकेंगी? टूंडला की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और जितने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं वो शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है। टूंडला की जनता पूरी तरह आश्वस्त है कि यहाँ से जो भी विधायक बीजेपी का बनेगा वो टूंडला का भरपूर विकास करेगा, ऐसा मुझे लगता है।
लोगों में उत्साह है क्या नेताजी? आज योगी जी आए हैं, क्या टूंडला की जनता उत्साहित है। उसे उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मीटिंग करेंगे, आज वो आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो 4 साल का शासनकाल चलाया है उसी के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको यहाँ प्रेमपाल धनगर जी को यहाँ विधायक का टिकट दे करके पार्टी ने विश्वास जताया है और टूंडला की जनता का जो विश्वास है, हमें भी उम्मीद है कि जो आज की रैली है उसको देख के लगता है कि चुनाव आज हो चुका है, बस वोटों की गिनती का अंतर जानना बाकी रह गया है। चुनाव उम्मीद भी यहाँ लगाई जा रही है। तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, खासा उत्साह भी है। योगी जी अंदर बोल रहे हैं। ठाकुर वीर सिंह के प्रांगण में हम इस समय मौजूद हैं और तमाम ये लोग हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं भीड़ में, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ इस सभा में आए हैं, योगी जी के समर्थन में आए हैं और कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी आए हैं। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1। आगरा से सांसद और टूंडला सीट से विधायक रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से न्यूज़ 1 इंडिया की खास बातचीत देखिए। रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इस समय हमारे साथ मौजूद है, सांसद आगरा हैं और आज योगी जी आए हैं ठाकुर वीर सिंह के प्रांगण में और समर्थन किया है प्रत्याशी के लिए। किस तरीके की आपको निर्देश दिए गए हैं और किस तरह ये चुनाव की पूरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी? मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज वो टूंडला विधानसभा के इस उपचुनाव में यहाँ के उन्होंने संगठन को भी और सक्रिय किया। इसके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं बता करके एक बार पुनः याद दिलाया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बूथ से लेके और प्रदेश के संगठन की मेहनत की पराकाष्ठा से हम लोग इस चुनाव में जीतने का काम करेंगे। आप पर जनता ने भरोसा जताया है और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन शहर के बाहर का है, ऐसा चर्चाएं लगातार हैं, इसको लेकर क्या कहें? बाहर के इसलिए नहीं है कि वो ब्रज प्रांत के प्रदेश मंत्री हैं, संगठन के दृष्टिकोण से हमेशा आते रहे हैं और सभी लोग मानते हैं, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है डेमोक्रेसी में, लेकिन कैडर बेस पार्टी है। जैसे ही टिकट हुआ फिर सब लोगों ने विरोध बंद कर दिया और सभी लोग पाँव से पाँव मिलाकर प्रेमपाल सिंह धनगर के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। नगला बीच में भी एक भाजपा नेता की हत्या हुई और उसके बाद छत्री समाज आरोपियों के समर्थन में उतरा, इसको लेकर मुकदमा FI नंबर 134। पुलिस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना करना चाहिए और कोई झूठा जेल नहीं जाना चाहिए और अपराधी कभी बचना नहीं चाहिए। ये राजनीति में हमने हमेशा कहा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना होना चाहिए। 302 जैसे अपराध में कभी कोई झूठा नहीं जाना चाहिए। तो ये थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो टूंडला से विधायक रहे हैं, इस समय सांसद हैं आगरा, और सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरी तरीके से समर्थन लोगों का मिल रहा है। योगी जी आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त कराया है। नगला बीच में जिस तरह हत्या हुई उसको लेकर निष्पक्ष जांच की बात कही है। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1। और बुलंदशहर पहुंचे बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल। बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही के समर्थन में प्रचार करेंगे। 3 नवंबर को सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील सुनील बंसल करेंगे यहां पहुंचकर। बिहार में बीजेपी के कोरोना वैक्सीन फ्री वादे का विरोध हो रहा है। सपा ने बीजेपी के बिहार चुनाव के घोषणा पत्र का अनोखा ही विरोध किया। देश के सभी लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन देने की मांग करते हुए बिहार में बीजेपी की फ्री वैक्सीन को बताया चुनावी जुमला। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।